हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। इसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आगे का लेक्चर आज शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। लिविंग थिंग्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में आप किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो केवल और केवल लिविंग थिंग्स के द्वारा ही शो की जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा ये प्रॉपर्टीज या ये फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं किए जाते हैं, नहीं दर्शाए जाते हैं। जैसे ग्रोथ, जिसे हम इंक्रीज इन मास भी बोल सकते हैं। सेल्फ सस्टेंड मूवमेंट्स, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करना। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स है, ये केवल और केवल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स सारे फीचर्स। उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, जो मैं लेक्चर नंबर 2 में भी बता चुका हूँ। HCl इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन जो होता है वो पेप्सिन की एक्टिव फॉर्म है स्टूडेंट्स, और पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो HCl उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इट आल्सो डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ऑन फूड। और इसके अलावा HCl का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यह भी है कि ये फूड के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। आगे हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक सिंपल डिफ्यूजन की डिफाइन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अब यदि हम एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें, इन दीज ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इन फूड। इन ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की एंटायर सरफेस डायरेक्ट एनवायरमेंट की कॉन्टैक्ट में पाई जाती है। इसीलिए ये सारे के सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल या एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा एनवायरमेंट के अंदर कर दिए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। लेकिन यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। इन ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारी की सारी सेल्स जो है वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में समर्थ नहीं होता है, इनेबल नहीं होता है, या वो सभी कोशिकाओं की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही सारे प्रोसेस कर लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट नहीं होता है, क्यों? तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स उसका रीज़न, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। आगे हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी का रिलीज होना, और जिस प्रोसेस से ये फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड से एनर्जी गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स, और ये ऑक्सीजन बॉडी में जाने के बाद फूड मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और इनको धीरे धीरे बर्न करती है, या तोड़ती है, या ऑक्सीडाइज करती है,
और एनर्जी को रिलीज करवाती है। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम इसी लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है। आगे हम ब्रीथिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच एयर को ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालता है। इसे ही हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी हम जो सांस ले रहे हैं, सांस लेने की क्रिया ही ब्रीदिंग है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर निकालना। आगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डिफाइन की बात करते हैं। इट अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली ग्लूकोज। इस प्रोसेस के अंदर भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसे हम मेनली ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है और रिजल्टिंग उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है स्टूडेंट्स। अभी हम आगे ATP की भी बात करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ऑफ टू टाइप्स। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार में पढ़ सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं। द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक O2। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का एटमॉस्फेरिक O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होना ही एरोबिक रेस्पिरेशन है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। इस प्रोसेस के दौरान जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करवाते हैं। यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में CO2 और वाटर जो है वो बनता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस की। इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एंड द मेजर पार्ट क्रेब्स साइकिल, और जो इसका मेजर पार्ट है वो क्रेब्स साइकिल उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म में चलेगा स्टूडेंट्स और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। इन साइटोप्लाज्म द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू पायरुविक एसिड। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना ही ग्लाइकोलाइसिस है स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। जो पायरुविक एसिड है वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जबकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है स्टूडेंट्स। तो जो ग्लूकोज है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है स्टूडेंट्स, वेयर इट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। जहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टूट जाता है और ATP का प्रोडक्शन करवाता है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। और यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है अनारोबिक प्रोसेस के कंपेरिजन में। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। आगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन में जाना एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रोकन डाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन होता है। और एंड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और CO2 रिलीज होती है। और हम पढ़ ही चुके हैं कि एनर्जी जो है वो कम रिलीज होती है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। दिस रेस्पिरेशन अकर्स इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ विशिष्ट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है। समटाइम्स इन आवर मसल सेल्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी यदि हम हमारे मसल सेल्स की बात करें तो जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
अनदर पथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन, तो वहाँ पर एक दूसरा पथवे चलने लगता है पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और इस पथवे में पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स लर्न करेंगे आप, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स, और जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स चालू हो जाते हैं, या हमारी मसल्स जो है वो पेन करना चालू कर देती है, उनमें दर्द होना चालू हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो लैक्टिक एसिड की जमाव की वजह से हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है। स्टूडेंट्स, आगे ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, जिसमें बताया हुआ है जैसे ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो पायरुवेट में टूटेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस है। और उसके बाद इसके 3 फेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जा रहा है तो ये इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनाएगा। ह्यूमन बींग मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की टाइम लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब ये जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर और एनर्जी को रिलीज करवाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस पथवे को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर देखेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। उसके बाद ATP की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ATP को हम हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो ATP के रूप में स्टोर्ड पाई जाती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड एरोनिक फॉस्फेट। ATP मॉलिक्यूल का निर्माण जो होता है या फॉर्मेशन जो होता है वो ADP मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे ADP को हम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ADP और ATP में आप डिफरेंस लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन के टाइम जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी में ATP की फॉर्म में ही स्टोर होती है। आगे हम रेस्पिरेशन प्लांट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट भी अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे CO2 का यूज नहीं करते हैं, CO2 वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम एनिमल्स एज फॉलोस, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन वो एनिमल के रेस्पिरेशन से डिफर करता है स्टूडेंट्स, वो निम्नानुसार है, एज फॉलोज है। ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, यदि हम प्लांट्स के सभी भागों की बात करें, जैसे रूट की, स्टेम की, लीव्स की, ये इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि एन एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट, जबकि एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है एक सिंगल यूनिट के रूप में होता है। इंडिविजुअली ऑर्गन्स जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, एक सिंगल यूनिट जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, जबकि प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इन प्लांट्स देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। प्लांट्स के अंदर गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक भाग से दूसरे भाग में, वो बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि जो रेस्पिरेटरी गैसेज है एनिमल्स में वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट की जाती है एनिमल के रेस्पिरेशन में। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। द रेस्पिरेशन प्लांट्स अकर्स एट ए स्लो रेट, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन पाया जाता है वो काफ़ी स्लो रेट से होता है, वाइल द रेस्पिरेशन एनिमल्स अकर्स एट ए मच फास्टर रेट, जबकि एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन था उसकी रेट, दर ज़्यादा होती है, वो मच फास्टर रेट से होता है। आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स। वी नो दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, आप स्टोमेटा के बारे में भी जानते हैं स्टूडेंट्स। छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा से होता है, तथा जो बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो इंश्योर करवाते हैं कि प्लांट्स की सभी सेल्स जो है वो एयर के कांटेक्ट में रहे, ताकि सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्सचेंज पाया जाएगा। दे कैन गो इनटू सेल्स, ये सेल्स के अंदर जाती है, और अवे फ्रॉम देम, या उससे दूर जाती है, एंड आउट इनटू द एयर, या बाहर निकाल दी जाएगी। ऑक्सीजन तो सेल्स के अंदर जाएगी
और CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है हम पढ़ ही चुके हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा और प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नाइट के समय की हम बात करें स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। तो उस समय CO2 का एलिमिनेशन जो है वो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे या ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा प्लांट जो है वो CO2 छोड़ते हैं और पेड़ के नीचे काफ़ी मात्रा में CO2 एक्यूमुलेट हो जाती है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो सकती है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। और दिन के समय जो CO2 रेस्पिरेशन में बनी है वो प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज इंस्टेड। और इस प्रकार से दिन में CO2 रिलीज नहीं होती है, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि रात के समय तो CO2 रिलीज हो रही है प्लांट्स में, और दिन के समय प्लांट्स जो है वो O2 रिलीज करते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में ले ली जाती है और O2 जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे ढंग से इससे लर्न करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का एक पार्ट हमने यहाँ पे पूरा किया है। आगे लेक्चर नंबर 4 में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स।